हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज, ये दूसरी क्लास है सेंटर ऑफ मास की, जिसमें मैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा। और आज की क्लास में वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सेंटर ऑफ मास का मोशन जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो कैसा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि कंपटीशन का जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आए इससे। ठीक है, और अगर इस टॉपिक की बात करें तो आपके जेई में, नीट में, केपीपीवाई ओलंपियाड और सीबीएसई में ये बहुत हेल्पफुल है। और मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा इस लेक्चर के लिए, अगर आपको पढ़ना है, इसको बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, रजनी खलिडे, इनमें से कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज की पढ़ाई। देखिए, हम पिछली क्लास तक आपको पढ़ा चुके हैं मोशन, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी लोकेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट या यहाँ पे इधर कहीं आइकन में दिख जाएगा, आपको उसे क्लिक करके पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों। देखो, आगे का पार्ट जो है, जैसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको तभी इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में अगर आपने पिछला टॉपिक पढ़ रखा होगा। ठीक है, देखो ये दो मास हैं M1 M2, हो सकते हैं भाई, है ना। हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया, उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन जो है बच्चों R2 है और इसकी पोजीशन है R1। यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, होगा तो उसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा RCM। ठीक है, अब सोचो बच्चों, ये वेलोसिटी v1 से चल रहा है, मान लो v1 वेक्टर, और ये चल रहा है v2 वेलोसिटी से। तो जब कोई सिस्टम में दो ही पार्टिकल हैं और दोनों चल रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिस्टम चले और सेंटर ऑफ मास भी चले, लेकिन फिलहाल तो हमें लग रहा है ना, तो हम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM। ठीक है, अब कैसे लिखा जाए, अच्छा बताओ जरा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखाया था पिछली क्लास में, ढूंढो बुक्स में, कॉपी में। बेटा ये जो लेक्चर्स हैं आप तभी फायदा होगा जब आप पूरा कॉपी पेन लेके बैठो सही से और तब पढ़ो, नहीं तो इनका कोई फायदा नहीं। फिर ये फिल्में हैं, देखो और बस भूल जाओ। M1 R1 प्लस M2 R2 ऐसे लिखते हैं ना इसको। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dRCM बाय dt ऐसे लिखा, d बाय dt ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, बताओ बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये VCM। अब देखो भाई, आप इनकी पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रही होगी वो वेलोसिटी है, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रही होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो मैं इस 1/M1 प्लस M2 को बाहर ले लेता हूं और ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ M1 R1 M2 R2 ऐसे लिखा। अब देखो बच्चों, 1/M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 dR1 बाय dt, इसको अंदर लिख दिया M2 dR2 बाय dt। समझ रहे हो बच्चों। भाई जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, चलो मिटा देता हूं मैं इसको। देखो d बाय dt ऑफ, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, d बाय dt ऑफ M2 R2। देखो बच्चों, अब समझो, M1 प्लस M2 ऐसे लिख दिया मैंने। ये जो मास है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख लिया, dR1 बाय dt प्लस M2 बाहर dR2 बाय dt ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, dr बाय dt क्या होगा बच्चों, ये और ये वेलोसिटी नहीं होंगी जिस रेट से ये पोजीशन चेंज हो रही होगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, M1, और इसको क्या लिख सकते हैं V1, और इसको क्या लिख सकते हैं M2, और इसको क्या लिख सकते हैं V2 अपॉन ये टोटल मास, है ना।
और ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तो टू पार्टिकल सिस्टम है, अगर 3 हो जाए तो m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल हमारा जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आई दैट इज vcm m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई। क्लियर है। अगर ये एक्सेलरेट भी हो रहे हो, मान लो ये किसी एक्सेलरेट हो रहे हैं किसी एक्सेलरेशन से a1 और ये a2, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का भी कोई एक्सेलरेशन हो सकता है किधर भी, वो कैसे फाइंड होगा बताओ जरा, क्या करेंगे, ऑप्शन दो, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको इंटीग्रेट करें, इसका स्क्वायर रूट लें, क्या करें बताओ। तो भाई क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, तो डिफरेंशिएशन डी वी सी एम बाय डी टी, डी बाय डी टी ऑफ m1v1 प्लस m2v2 m1 प्लस m2, ऐसे लिखा, बिल्कुल सेम स्टेप है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसको लिखा ACM m1, और ये जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर की खास बात है कि सारे फॉर्मूले एक ही धुन पे लिखे जाते हैं। तो देखना जरा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए होता था, है ना। तो बिल्कुल ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, बड़े सरल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 2 मासेस, पहला क्वेश्चन, 5 kg and 2 kg approaching each other with speed 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Find velocity of center of mass of this system। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद स्पीड 10 मीटर एंड 20 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द, क्या है पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो बच्चों, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कितना है 5 kg, ठीक है, और ये कितना है बच्चों 2 kg। 5 kg कितनी स्पीड से जा रहा है बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड से, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं भाई। तो अपोजिट का मतलब तो यही हुआ ना, और दूसरे की स्पीड कितनी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, ये v1 और ये v2। ठीक है बच्चों, अब सोचो अगर वेक्टर की बात है तो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे बच्चों, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -20। माइनस क्यों लिया, देख लो बच्चों, ये v1 हो गया v2 अपोजिट डायरेक्शन में, अपॉन 5 प्लस 2। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हो गया 50 माइनस 40 बाय 7, 10/7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने छोटे से क्वेश्चन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड किया। कई बार वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी होगी तब, तो ये वेलोसिटी आ गई, और पॉजिटिव आने का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा बेसिक से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं एकदम। जैसे हमने लिखा 5 kg and 20 kg moving with speed moving with speed 2i cap plus 3j cap and i cap minus 2j cap मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी बच्चों,
ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 5, v1 कितना है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये कितना है 20 i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, अपॉन टोटल मास कितना हुआ 5 प्लस 20। क्लियर है? अब देखो 10i कैप प्लस 15j कैप, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, है ना, प्लस 20i कैप माइनस 40j कैप अपॉन कितना हो गया बच्चों ये 25। क्लियर है? अब देखो आई कैप वाले आपस में जुड़ जाएंगे, 30i कैप, है ना, और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 25j कैप। बच्चों कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई बच्चों। और अगर मैं स्पीड कहूं तो कैसे पता करोगे? बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो अंडर रूट ऑफ 30/25 का होल स्क्वायर प्लस 25/30 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओ सॉरी 25/25, ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना। ये स्पीड आ गई। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के 2 बेसिक क्वेश्चन देखे। और क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि आपको जैसे इस मास की वेलोसिटी दे दी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे दी, इसकी वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम, मतलब कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे ये कोई सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से बना है और इसमें ये पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 1 kg, ठीक है, और ये 5 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये एंगल है 37 डिग्री ले लेते हैं बच्चों, 37 थोड़ा इजी होता है, उसमें रूट वूट नहीं होते हैं। अच्छा, एक है 4 kg, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं कितने ही ऐसे मान लिए। अब पूछ रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन के 2 तरीके, आप इसमें क्या करो, सारे कंपोनेंट x डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी, और सारे कंपोनेंट की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। vx आ जाएगा, vy आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका है कि सही तरीके से इसको x और y में ड्रॉ करो, समझो, और मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखो प्रॉपर वैल्यूज, और फिर एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वही तरीका मुझे सही लगता है। जैसे ये हमारे पास हो गया ये आई कैप, और ये क्या हो गया बच्चों जे कैप, है ना। देखो इसको ए लिखा, इसको बी, इसको सी। वेलोसिटी ऑफ ए 2i कैप, ठीक है, समझा बच्चों। और वेलोसिटी ऑफ बी, देखो अब वेक्टर्स वगैरह तो सिखा रखे हैं बच्चों, नहीं पता तो वेक्टर की वीडियो देख लो। वेक्टर 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 37 और इधर 10 sin 37, तो 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 cos 37 आई कैप और 10 sin 37 जे कैप, ठीक है बच्चों। भाई ये x कंपोनेंट और ये y, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे कभी भी कोई वेक्टर लिखना होता है जब ऐसे होता है, तो उसका ये कंपोनेंट होता है a cos थीटा और ये होता है a sin थीटा। ये a cos थीटा आई कैप डायरेक्शन में और a sin थीटा जे डायरेक्शन में। अच्छा vb भी आ गया। अब vc कितना होगा बच्चों डाउनवर्ड, दैट इज 2 इंटू माइनस जे कैप। फिर क्यों? क्योंकि बेटा नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है माइनस जे, इधर होता है माइनस आई कैप, ठीक है, ठीक है। अगर कोई इधर पीछे की तरफ होता तो 2, मान लो ये इधर की तरफ होता तो 2 माइनस आई कैप कर देते, ठीक है। अब देखो अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 1
क्या लिखेंगे बच्चों, ये 1 kg है इंटू वी ए प्लस 5 kg, 5 इंटू 10 cos 37 आई कैप 10 37 जे कैप प्लस ये कितना है 4 इंटू 2 माइनस जे कैप अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है। ओ वी ए की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, वी ए कितना था 2 आई कैप है ना, टू आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2 आई कैप। ठीक, और प्लस 5 इंटू 10 और cos 37 होता है बच्चों 4/5 प्लस 5 इंटू 10 और साइन 37 होता है 3/5 जे कैप, और ये हो गया 8 जे कैप माइनस 8 जे कैप, और ये हो गया बच्चों 5 और ये 10 हो गया। ठीक है, क्लियर है। 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा बच्चों 10 चौक 40 है ना, और ये 2 42 आई कैप है ना, ये 30 और माइनस 8 38 30 माइनस 8 कितना होता है 22 जे कैप एज पर माई कैलकुलेशन। बार बार बता रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड, अब ये तो वेलोसिटी आ गई बच्चों, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ भाई, कैसे लिखा जाता है अगर स्पीड लिखनी हो तो 42/10 का होल स्क्वायर प्लस 22/10 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लिख लो। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर है भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्या क्वेश्चन थे, ये थे किस टॉपिक के क्वेश्चन थे, वेलोसिटी के। एक्सेलेरेशन का तो नहीं देखा हमने क्वेश्चन, तो एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए सी एम दैट इज m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे लिखा। अब देखो बेटा, जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। भाई बहुत सारे बच्चे ना इस टॉपिक से घबरा जाते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं क्या है। बहुत अगर कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो हो सकता है आपको यही चैप्टर सबसे आसान लगे। ठीक है, तो बेसिक, पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, उसके बाद थोड़े अपने लेवल को बढ़ाओ। तो जैसे आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की है, अगली क्लास जो होगी वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, तो उस क्लास, वो क्लास नीट वालों के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए नहीं होती, वो कंपटीशन जैसे वो क्या बोलते हैं जेई मेन, केवीपी एडवांस, उन सब के लिए है। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है, नीट वालों को जरूरत नहीं है उस क्लास की। तो देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये पुली पीछा नहीं छोड़ती है ना। तो ये मास 2m और ये मास m, इसका नाम है a, इसका नाम है b। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, इसके कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दूसरा फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, थर्ड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t सेकेंड। ये 3 पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व किया जाए भाई ये क्वेश्चन। एक बात सोचो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है बच्चों m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, यही होता है ना फॉर्मूला। अब तुम देखो, देखो एक्सेलरेशन 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m
इंटू जी। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, g/3। सर ये एक्सेलेरेशन है, ये आंसर है? नहीं बेटा, ये तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन है, जिससे ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ा रखा है नहीं, ये तो अब सबके शॉर्टकट वगैरह सब कुछ बता रखे हैं यार पिछली क्लासेस में आपको। तो ये एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए, इसका एक्सेलेरेशन है, ये इसका एक्सेलेरेशन इतना, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है? नहीं, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, लगभग यहीं कहीं होगा, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के एक्सेलेरेशन पता है आपको, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन पता करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जो डाउनवर्ड जा रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, अपवर्ड को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो देखना जरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ बच्चों। हैवियर मास है 2m, 2m इंटू कितना हो गया भाई, ये एक्सेलरेशन g/3, है ना, m1 a1 ना, ऐसे प्लस m इंटू ये ऊपर जा रहा है कितने से, -g/3 से, 2m प्लस m। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, mg/3, 3m, m से m कट गया, g/9 आ गया। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार वेलोसिटी कितनी होगी किस देर बाद। अब दो बातें, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करनी है तो एक तरीका ये होता है कि आप इसकी वेलोसिटी पता कर लो, कुछ देर बाद उतनी स्पीड इसकी होगी ऊपर की तरफ, सेम होगी ना एक टाइम पर, जो भी अपोजिट होगी बस, तो स्पीड आ जाएगी, फॉर्मूला लगा देना m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। वो भी तरीका सही है, लेकिन एक बात सोचो, हम सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मानना चाहिए ना। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है और रेस्ट से रिलीज किया तो इसकी इनिशियल स्पीड 0, और कहीं ना कहीं जब ये नीचे जा रहे होंगे, ये ऐसे पहुंच गया होगा, ये कहीं यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास, तो उसकी वेलोसिटी पता करनी है, तो आपको एक्सेलरेशन पता लग गया, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्यों ना सीधे सीधे बच्चों हम यहां कौन सी इक्वेशन लगा दें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ रहे बच्चों, u प्लस ए टी, तो क्या होगी u प्लस ए टी, तो ये यूसीएम एसीएम इंटू वीसीएम, तो ये तो 0 है ना, तो वीसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एसीएम कितना है, g/9 इंटू टी। दोनों g और 9 एक जैसे दिख रहे हैं, गलत फहमी मत आ जाना। ठीक है, तो ये वीसीएम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद बोलो, मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, तो h इक्वल टू 0 प्लस, भाई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे एक्सीएम यूसीएम इंटू टी प्लस हाफ एसीएम टी स्क्वायर। तो यूसीएम 0 है, एचसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g/9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब वो कंसेप्ट है कि अगर ये तो कोई यहां फोर्स के बारे में नहीं बताया गया, आपको कॉज नहीं बताया गया, सीधे मोशन किया, जैसे काइनेमेटिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन की तरह, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, वजह देखने जा रहे हैं, तो वजह क्या होती है, फोर्स। तो हम एक स्पेशल केस देखने जा रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास in absence of external force। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आपने पढ़ा कि कोई सिस्टम है, जैसे ये मास m1 है और ये मास m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन, अब जैसे मैं ऐसे लिख दूं,
ACM इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2 माना जा सकता है भाई, है ना। अब तुम देखो बच्चों, बहुत ध्यान समझना बच्चों, मैं इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, मतलब ऐसे शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन पूरा तसल्ली से सीखेंगे सीखेंगे, है ना। देखो जैसे ये M1 है, ये M2। इसका एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको। जैसे ये एक ट्रॉली है, ठीक है, ये दो बच्चे खड़े हैं इस ट्रॉली पर, इन्होंने एक रस्सी पकड़ रखी है और खींच रहे अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिस्टम मानूं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये F1 और ये F2, ठीक है। एक्शन रिएक्शन ऐसे नहीं बोलते, एक्शन रिएक्शन होगा जो भी रस्सी रस्सी फोर्स लगा रहे हैं। और बाहर कोई ऐसे खड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई तीसरा बच्चा, वो इसको ऐसे खींच रहा है किसी रस्सी से। एक इधर बच्चा खड़ा है, वो इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सिस्टम है हमारा, ये वाला। इसमें ये तो इन पे लगे इंटरनल फोर्स, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो इसको मैं लिख दूं FA और इसको बोल दूं FB। तो FB क्या हो गया इस पे? एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो एक सिस्टम अगर हम लेते हैं तो उसमें इंटरनल फोर्स भी होता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंटरनल तो ज्यादातर होते ही हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में रिमोट है, ओ भाई गिर गया था, मेरे हाथ में रिमोट है, तो इस रिमोट में बहुत सारे पॉइंट है, वो सब आपस में मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो इंटरनल फोर्स हुआ, और अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो कुछ मॉलिक्यूल पे बाहर की तरफ फोर्स लगाया, कुछ पे इधर, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो ऐसा कोई केस है, तो यहां पे देखो इनके बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा है, मान लो वो FAB और FBA इंटरनल, ठीक है। और यहां जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, वो है F1 इस पे और F2 इस पे। यहां मैंने F1 F2 लिखा था, AB कर लेते हैं, BA, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो F1 F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या है आपस में? इंटरनल फोर्स, FAB और FBA, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो देखो M1 प्लस M2 ACO, M1A1 प्लस M2A2, ऐसे लिख लिया। क्लियर? अब देखो बेटा, हमें न्यूटन ने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, होता है ना। न्यूटन ने बताया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स लिखा जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर मैं ये एक्सीलरेशन किसका है, इस M1 मास का, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहे होंगे कौन कौन से? एक तो F1 लग रहा है प्लस FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बिल्कुल ऐसे ही इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो बच्चों, F2 प्लस FBA लग रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? F1 प्लस F2 प्लस FAB FBA, लिख सकते हैं ना। देखो बेटा, M1 प्लस M2 ऐसे। क्लियर है बच्चों? तो देखो, एज FAB इक्वल टू माइनस FBA, होगा नहीं होगा? सोचो बच्चों, सर ये क्यों? भाई एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो ये इक्वल होगा तो कट जाएगा नहीं ऐसे, है ना। ये हमेशा होता है बच्चों, एक्शन रिएक्शन, इसमें कोई रूल, थर्ड लॉ है ये। तो M1 टोटल मास हो गया, मैं इसको M1 प्लस M2 लिख देता हूं, और ACM इक्वल टू, ये हो गया 0, F1 प्लस F2, ठीक है। F1 और F2 इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? एक्सटर्नल, और ये टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू ACM, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अब सोचो, अब एक्सटर्नल फोर्स भाई हो भी सकता है और नहीं भी, 0, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, मतलब ये फॉर्मूला आपको ये भी अपने आप में याद रखना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। और नेट फोर्स कहां लगाया जाता है? तब ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास पर, ऐसे कहीं पे भी लगाओ तो एक्सेलरेट ही करता है। अब देखो,
अगर मैं कहता हूं नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एसीएम क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे जीरो लिख दो, तो एसीएम क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। यानी कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। और अगर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट होगी या जीरो, है ना। यानी कि या तो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी कह सकते हो। सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा अगर क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और ये पूरे सिस्टम की बात है, किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं है ना। एक सिस्टम की बात है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट से बना है चाहे 10 ऑब्जेक्ट से बना है। ये बात समझ में आई थी। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो उसका वो सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेट नहीं करता। क्या उसके पार्टिकल एक्सेलेरेट कर सकते हैं? हाँ, पार्टिकल एक्सेलेरेट कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन था, अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इंटरनल फोर्स जो होता है बच्चों, सिस्टम के पार्टिकल को एक्सेलेरेट कर सकता है, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलेरेट नहीं कर सकता। जैसे यहां एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉम्ब है, ठीक है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, इस पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, मैंने बोला बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट में रखा हुआ है। आपने इसमें आग लगा दी, क्या होगा बच्चों? आग लगाना फोर्स लगाना नहीं होता, आग लगाना केमिकल प्रोसेस है, कंबस्शन है। तो इंटरनल फोर्स हुआ, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बूम, ऐसे भागेगा ये। तो ये टूट गया इधर, ये इधर की तरफ जा रहा है बच्चों, ये इधर, ये इधर, है ना। बताओ बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? यहां होता है, जाग लगाते हैं, नहीं, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां। अब भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, चाहे इसके टुकड़े कहीं चले जाएं। तो देखो, इस टुकड़े को एक्सेलेरेट कर सकता है, क्यों? रेस्ट में तो एक्सेलेरेट कर दिया, स्पीड दी तो एक्सेलेरेट हुआ, ये एक्सेलेरेट हुआ, ये एक्सेलेरेट हुआ। इंटरनल फोर्स ने सबको एक्सेलेरेट कर दिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एक्सेलेरेट नहीं किया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में रहेगा। अब आपको लगेगा सर ये कंसेप्ट तो बिल्कुल लीनियर मोमेंटम जैसा है। हाँ, अगर मैं कहूं कि देखो एक्सेलेरेशन जीरो है, अगर मैं यहां मास मल्टीप्लाई कर दूं दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम हो गया ना सिस्टम का। तो वो या तो कांस्टेंट है या जीरो, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यही तो पढ़ा था हमने कि एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम जो होता है बच्चों सिस्टम का, वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट में रहेगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखो, तो यानी कि अब देखो, तीन कंसेप्ट एक जैसे होते हैं बच्चों, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास। ये तीनों कंसेप्ट एक जैसे हैं, बस इनकी सिचुएशन देखनी होती है, कब किसका कहां इस्तेमाल करना है। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास और न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों एक ही बात बोल रहे होते हैं। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ये थोड़ा देखना है, आपको समझना है इस लेक्चर में। ठीक है, देखो अब जैसे बच्चों ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने इस एग्जांपल में देखा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये एक ट्रॉली है, ठीक है, मतलब आप यहां पॉइंट लिख सकते हो, नोट ओनली इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास। बस ये पॉइंट लिख लिया, अपने बात सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, और यही बात ऐसे लिख सकते हो, ओनली इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट का तो बदल गए, सबके मोमेंटम बदल गए, पूरे सिस्टम का नहीं बदला। ये ट्रॉली स्मूथ सरफेस पे चल रही है बच्चों, ठीक है, मास है में, इसके ऊपर ये आदमी रेस्ट में खड़ा है। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो बताओ बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास भी ये रेस्ट में खड़ा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी उतनी स्पीड से चल रहा होगा, इसका भी, और मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी सेम स्पीड से चल रहा है, स्मूथ सरफेस पे चल रही है।
अगर ये कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या कोई बाहर से फोर्स लग रहा होगा? नहीं। जब कोई सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अब ये बात आपको पता लगी। अब मैं कहता हूं ये आदमी इस ट्रॉली पे दौड़ना शुरू करते हैं, ये दौड़ता जा रहा है इस ट्रॉली पे, तो बताओ क्या सेंटर ऑफ मास बदलेगा? क्या सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड बदलेगी अगर ये इस पे दौड़ना शुरू कर दे? तो देखो बच्चों, दौड़ ये तभी सकता है जब यहां इसके पैरों के नीचे फ्रिक्शन हो, है ना, फ्रिक्शन जो भी, लेकिन पूरा सिस्टम हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया? इंटरनल फोर्स नहीं हो गया। तो अगर ये इस पे दौड़ना शुरू करता है, क्वेश्चन है कि क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी? तो नहीं बदलेगी। सेंटर ऑफ मास अभी भी स्पीड v से ही चलता रहेगा। ट्रॉली की स्पीड बढ़ेगी, आदमी की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम नहीं बदलने वाला, उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लगा, इंटरनल फोर्स है फ्रिक्शन, पैरों के और ट्रॉली के बीच में, यहां है फ्रिक्शन, नीचे नहीं है, तो इनका इंटरनल फोर्स हो गया, जिसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? 0। तो ये सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, तो पूरा सिस्टम सेम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम होगी। हाँ, ट्रॉली की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी, और आदमी की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जब आदमी आगे चल रहा है तो फोर्स उस पर फ्रिक्शन आगे लगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी ट्रॉली की स्पीड घट जाएगी, v से कम हो जाएगी, पूरे सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं चेंज होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने देखा इन ऐसे क्वेश्चन में। अब यहीं पे मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे बच्चों ये बॉम्ब है, ऐसे वो खेलते थे ना एंग्री बर्ड, तुमने इसको ऐसे फेंक दिया तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे जाके यहां गिर जाता, तो इसका सेंटर ऑफ मास किस रास्ते को फॉलो करता? इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे 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 जाता ना, यहां गिर जाता। लेकिन हुआ क्या, आपने इसमें आग लगा के फेंका था इसको, ये रास्ते में यहां जाके ब्लास्ट हो गया 2 टुकड़ों में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास किस रास्ते को फॉलो करेगा? तो देखो बच्चों, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास किस पाथ को फॉलो करेगा? इसी को फॉलो करेगा अभी भी। क्यों सर? क्योंकि देखो अब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान रखना, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसा पाथ कराता है किसी ऑब्जेक्ट का? पैराबोला। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का रास्ता क्या होना था? पैराबोला। लेकिन ये बीच में ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हुआ इंटरनल फोर्स की वजह से, तो क्या सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज, अपनी अब इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ, तो क्या ये इसके मोशन को डिस्टर्ब करेगा सेंटर ऑफ मास के? नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का अभी भी मोशन वही रहेगा जो ग्रेविटी डिसाइड कर रही थी, इंटरनल फोर्स से डिसाइड नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी क्या होगा इसका? पैराबोलिक। ठीक है, समझ आया बच्चों? तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इसी रास्ते को फॉलो करेगा। क्लियर? तो अब हम इसी तरीके के क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब बच्चों ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमने इस कंसेप्ट को समझा, जैसे ये ना एक रॉड है, इसको यहां हिंज कर रखा है, ऐसे हिंज समझते हो बच्चों? जैसे पेन है, इसको यहां हिंज कर दिया तो ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हिंज कर रखा है और यहां पे सेंटर ऑफ मास इस रॉड का यहां होगा, तो सेंटर ऑफ मास किस रास्ते को फॉलो करेगा? तो सर्कुलर पाथ, है ना, करेगा ना सर्कुलर पाथ। अगर आप इसे फ्री छोड़ देते हो तो ये ऐसे जाता है। क्वेश्चन है कि अगर आप बच्चों ऐसे जैसे ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और रॉड है, और इस पे आप इसको रोड को ऐसे जेंटली रख रखा है, जेंटली ऐसे, और इसे डिस्टर्ब कर देते हो। अब सेंटर ऑफ मास किस रास्ते को फॉलो करेगा? ठीक है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो बेटा, आप सोचो किसी भी टाइम पे अगर ये रॉड ऐसे है या कभी इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कभी ये रॉड यहां पे देखो, एक तो फोर्स लग रहा है नॉर्मल एक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, एक इसका वेट है mg। क्या कोई फोर्स है? अब स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन भी नहीं है, क्या कोई फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ना तो लेफ्ट जा सकता ना राइट जा सकता। इसका मतलब
सेंटर ऑफ मास की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो जीरो रहेगी हमेशा। इसका ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट, तो सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा, सीधा नीचे, तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। आपको लगेगा अरे सर कैसे, तो ये कुछ ऐसे चलेगा बच्चों। देखो जैसे सेंटर ऑफ मास है ना, तो रॉड थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे होगी, तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होगी, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है। थोड़ी देर बाद ऐसे होगी, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है। थोड़ी देर बाद ऐसे, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नीचे गिरता जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे सोचो, अब जैसे यहां एक स्पेशल केस पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों में, जिसमें हम बताया जाता है जैसे स्पेशल केस ऑन सेंटर ऑफ मास। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बच्चों, नेट। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पे, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा सेंटर ऑफ मास का। कंसीडर, मतलब एक थ्योरी पढ़ा देता हूं, पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, उसका फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर किसी भी कंसेप्ट का बन जाएगा। अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल which are initially at rest, ये कैसा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे देखो बच्चों, समझ रहे बच्चों, ये ए है और ये बी है, समझ में आया? ये नीचे स्मूथ सरफेस है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये स्मूथ सरफेस है बच्चों, ये पार्टिकल हुए दो सिस्टम के, अब ये रेस्ट में है। अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, तो टेंशन बनेगी, है ना? तो इस रस्सी में जो टेंशन बनेगी वो इंटरनल फोर्स है, तो उसकी वजह से एक दूसरे को खींच रहे हैं। बाहर से फोर्स नहीं है ना, फ्रिक्शन जीरो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है, और सॉरी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि वेट। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है बाहर से, इंटरनल फोर्स है केवल, है ना? और वर्टिकल बैलेंस है, जीरो है। तो ये इंटरनल फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेट हो सकते हैं, ये चलना शुरू कर देंगे एक दूसरे की तरफ। तो इनकी वेलोसिटी और इनके डिस्प्लेसमेंट, इनके एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन हो सकती है, ये देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, जैसे ये है। नाउ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो देखो बच्चों, तो हमने देखा, अच्छा जब दोनों पार्टिकल रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी इनिशियली, जीरो ना। तो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस लाइन से हमें ये बात पता लगती है कि इनिशियली सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, जीरो, ये बात पता लगती है। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने किसी टाइम पे अगर ये चल पड़े तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है, m1 v1 m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब देखो ऐसे लिखा। अब सोचो, जैसे यहां पे ध्यान से देखना, एज VCM इज जीरो। क्यों सर? क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लगाया आपने, तो सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी जीरो थी, तो अब भी जीरो होगी, तो VCM जीरो। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो। ये कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इनका टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि पहले भी जीरो था। तो ये थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m1 a1 m2 a2। देखो बताता हूं,
जैसे मैं कई बार बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट एक ही है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो m1a1 प्लस m2a2 इक्वल टू 0, है ना। ये हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू माइनस F2। अरे ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ और सेंटर ऑफ मास और भाई कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हटा देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे मान लो ये दो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे की तरफ इतना आगे बढ़े, ठीक है। मान लो ये डेल्टा x1 चला और ये डेल्टा x2, तो वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है बच्चों, m1 डेल्टा x1 बाय डेल्टा t प्लस m2 डेल्टा x2 बाय डेल्टा t इक्वल टू 0, है ना। सोचो बच्चों, तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 0। बताओ बेटा, समझ में आई नहीं बात। अगर तीन पार्टिकल होते सिस्टम में तो क्या करते, तो तीन पार्टिकल होते तो प्लस m3 डेल्टा x3, कितने ही हो सकते हैं। अब ये दो में ज्यादा अच्छा लगता है फॉर्मूला, 3 4 जितने भी हो तब भी यही बनेगा। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में समझाया था कि वो जो वेलोसिटी होती है v1 v2 वो क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये वेक्टर है, तो अगर सामने जा रहा है तो पॉजिटिव, पीछे जा रहा है तो नेगेटिव, मतलब साइन के साथ लिखना है इनको, ठीक है। और ये कंडीशन कब लगानी है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में हो और फिर सिस्टम किसी वजह से चलना शुरू करे। क्लियर है बच्चों। ये फॉर्मूला 1 करोड़ का है पूरे। अब इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, तो देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। जैसे आप ऐसे सोचो, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखा हमने, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको कैसे पहचानना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे पहचानना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का होगा। जैसे मैं तुम्हें याद भी आएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे, ये बोट है, ठीक है, और ये छोटी सी बोट है, इस पे एक आदमी है यहां बैठा है, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2, लेंथ l की बोट है ये। अब क्वेश्चन है कि एक आदमी इस बोट पे चलना शुरू करता है और इस एंड से पहुंच के इस एंड पे पहुंच जाता है, तो बताओ बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस होगी, है ना। तो अब अगर यही क्वेश्चन मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कराया था, तो वहां तुमने क्या देखा था, वेलोसिटी की बात होती थी कि बोट पे ये आदमी इतनी वेलोसिटी चल रहा है, बोट कितनी वेलोसिटी चलेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगर यही क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कराया था कि ये आदमी इतने एक्सेलेरेशन से इस बोट से कूद गया, तो बोट कितने एक्सेलेरेशन से पीछे जाएगी, तो ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन। आज क्या हो रही है, डिस्टेंस की बात। तो जब जब डिस्टेंस की बात हो तब तब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आएगा। अब देखो बोट कहने का मकसद क्यों होता है, क्या होता है इसका, कि बेटा बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो देखो इसका मतलब जब ये आगे चलेगा, अब पैरों में बोट के बीच में तो फ्रिक्शन होगा तभी चल पाएगा ये, लेकिन यहां पानी बनाने का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो आदमी जाएगा आगे, यहां पहुंच गया, और बोट चली पीछे, तो आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला बच्चों, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में x1, और बोट कितना पीछे हो गई x2, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे जहां पहले था। सेंटर ऑफ मास कहां होगा इनका, जैसे बोट का यहां, आदमी का यहां, तो लगभग यहां कहीं होगा, तो देख लो यहीं है कहीं, है ना, इनके दोनों के बीच में। और वैसे आपको सेंटर ऑफ मास सोचना नहीं है ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, अगर आप सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस आपको पता है कि यार जहां भी होगा रेस्ट में ही होगा वो, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा था m1 डेल्टा x1, ये फॉर्मूला था ना हमारा, इक्वल टू 0, है ना। तो m1 कितना आगे चला, ये x1 प्लस m2, ये कितना पीछे चली है बोट, माइनस x2 0, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान से देखो इस डायग्राम को, x2 ये, x1 ये, तो टोटल लेंथ l है ना, ये यहां तक है ना, बोट की लेंथ है ना ये। इसने बोला है कि ये आदमी यहां से यहां जा रहा है, इस किनारे पे इस एंड पे जा रहा है, तो बोट कितना पीछे चली, ठीक है। तो देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू l, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दो अननोन है तुम्हारे पास, x1 x2, सॉल्व करो, x1 की वैल्यू यहां रख दो। जब सॉल्व करोगे बच्चों, x1 आएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करके आएगा ये, करके देखो वीडियो बंद रोक के,
m1l अपॉन m1 प्लस m2। ये आंसर आ गया। इसको याद भी कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है ये। ठीक है, समझ आया बच्चों? अब देखो, अब मैं तुमसे एक पजल पूछूं बच्चों यहीं पे ही, इसको नोट कर सकते हो। पहले एक क्वेश्चन पूछूं यहीं पे, पूछ लेता हूं। जैसे बच्चों ये एक बोट में आदमी खड़ा है, यहाँ पे छोटी सी बोट है ये, ठीक है, और यहाँ पे शेर है, ठीक है। अभी शेर इतनी दूर है कि ये बोट तक नहीं पहुंच सकता, जस्ट यहां तक पहुंच सकता है, तो इतनी जंप मार के वहां तक नहीं जा सकता ये। लेकिन अगर ये आदमी गलती से क्या होता है, आगे की तरफ चल पड़ता है, ठीक है, इस बोट में, तो शेर इसको खा जाता है। बताओ कैसे हुआ ये? समझ में आ गया? यहां से जब ये इस बोट पे आगे चलेगा तो बोट पीछे खिसकेगी और ये इसकी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसका ब्लॉक का मास है m2 और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये बच्चों ये क्वेश्चन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, तो डायग्राम को बहुत वैल्यू देनी है आपको। क्वेश्चन है कि ये लेंथ l का ब्लॉक है, ऐसे ये ब्लॉक है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये आदमी इस ब्लॉक के इस एंड पे आता है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो देखो बेटा, आप यहां से चले, ठीक, ये ब्लॉक जब ये आगे चलेगा तो ऑब्वियसली ब्लॉक पीछे चलेगा ना, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये यहां पहुंच गया, ठीक है, तो ये कितना आगे चला, मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x1 चला, और इसका ये किनारा कितना चला पीछे बच्चों, x2, है ना। तो वही फॉर्मूला, डाटा सेम, m1 x1 प्लस m2 माइनस x2 इक्वल टू 0। और आपको देख के पता लग रहा है ज्योमेट्री से कि ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ जो है x1 प्लस x2 इसके बराबर है l के। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, सेम आंसर आएगा वही x1। तो क्या सर इस आंसर को याद कर ले? मर्जी है तुम्हारी भाई, ऐसा मैं पहले भी लिखा चुका हूं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये दो प्लैनेट हैं m1 m2, ठीक है, और इनके बीच में ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लगेगा ऑब्वियसली, दो प्लैनेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये इसकी तरफ d1 डिस्टेंस बढ़ गया अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो ये कितना बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से? बताओ बच्चों। तो आपने देखा कि यार ग्रेविटेशन फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो m1 d1 और प्लस m2 माइनस d2 इक्वल टू 0, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों ये d2 कितना आ जाएगा, m1 d1 अपॉन m2। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके के बहुत क्वेश्चन है बच्चों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आना है तुम्हारे पेपर में। जैसे ये है नोबिता और ये है जेयान, ठीक है, ये एक रस्सी को खींच रहे हैं, इसका मास m है, तो इसका देख के लग रहा है कि 4 गुना तो होगा कम से कम। मुझे बताओ बच्चों, रस्सी की लेंथ l है, नीचे आइस फ्लोर है, स्केट्स पहन रखे ऐसे। पहला क्वेश्चन तो ये, रस्सी पे कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, जियान या नोबिता? बेटा अगर आपका आंसर क्या है, जियान ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब गलत हो आप, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे यहाँ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ, एक्सेलेरेशन अलग होंगे, इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, उसका कम होगा। और ये दुनिया का एक ऐसा मात्र खेल है, अगर ऐसा हो आइस फ्लोर पे स्केट्स करें हम, और उसमें गेम में रूल बनाए कि जिसके पास जितनी लंबी रस्सी होगी वो जीतेगा, तो हमेशा कमजोर आदमी जीतेगा इसमें, कम वजन वाला। ठीक है, ध्यान रखनी है बात। अब जैसे देखो
अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये ऐसे रस्सी को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, तो जब तक ये मीट करेंगे तो इनके कितनी कितनी रस्सी इनके पास होगी। तो ऐसे पहुंच गए भाई यहाँ, ठीक है। तो ये कितना चला बच्चों, x1, और वो कितना चला, x2। ऐसे चलते जा रहे हैं ना, तो कितनी रस्सी इनके बीच में इन्होंने पकड़ ली होगी, खींच ली होगी। इसके हाथ में कितनी रस्सी होगी नोबिता के और जियान के कितनी। तो देखो बेटा m m और ये हो जाएगा बच्चों x1 प्लस 4m माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 4x2, क्लियर है। और आपको देख के पता लगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, l, है ना भाई। देख के ही पता लग रहा है x1 प्लस x2 टोटल लेंथ नहीं है। तो x1 की जगह क्या लिखेंगे, 4x2 प्लस x2 इक्वल टू l, 5x2 इक्वल टू l, x2 इक्वल टू l बाय 5, ठीक है। और साथ में x1 प्लस x2 इक्वल टू, अब जैसे मुझे अब पता करना है भाई x1 कितना है, तो देखना जरा, x1 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x2 4l बाय 5। तो बताओ किसके पास ज्यादा रस्सी है, नोबिता के पास। नोबिता ज्यादा चला होगा ना, हल्का मास है, तो इसके पास ज्यादा रस्सी है। अगर रूल का गेम का रूल बना ले कि यार रस्सी ज्यादा तो वो जीते, तो हमेशा कमजोर आदमी जीतेगा, है। तो भाई ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन दिखाता हूं ऐसा ही। जैसे ये क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग है, 2 मास है बच्चों ऐसे, ये m1 और m2, ठीक है, ऐसे। अब m1 m2 ये रेस्ट में है। हमसे बोला गया इनिशियली, क्वेश्चन पूरा लिख लो, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय x नोट, ठीक है, एंड रिलीज, देन फाइंड द तो वहां लिख दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ each block when blocks again come to rest, ठीक है। मतलब अगर हम इसे फ्री छोड़ दें, ऐसे खींच, मतलब जैसे नेचुरल लेंथ है और वहां से इधर खींच दिया x नोट, ठीक है, टोटल लॉन्गेशन करा, और उसको फ्री छोड़ दें, तो जब दोबारा इस ब्लॉक रेस्ट में आएंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना कितना डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा डायग्राम ना छोटा बना रहे, फिर वो समझ में नहीं आता बड़ा डायग्राम से ना। देखो इनिशियली आप ऐसे सोचो कि मान लो नेचुरल लेंथ है इसकी l, ठीक है, और ये मास m1 है और ये मास m2। आपने इसको इलोंगेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, l प्लस एक्स नॉट, और यहां से रिलीज किया। अब इतनी मैकेनिक्स पढ़ा चुका हूं मैं। जब आप इसे फ्री छोड़ दोगे तो चलते 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 बड़ी तेजी से जाएंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को बड़ी तेजी से क्रॉस करेंगे, और फिर कंप्रेस करते करते जितना इनिशियली इलोंगेशन था एक बाहर वाली साइड में, उतना ही कंप्रेशन लेके आएंगे, और यहां रुक के फिर वापस भागेंगे, और ये ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन है कि अब जैसे मान लो जब ये कंप्रेस हो जाएगा बच्चों ऐसे, तो यहां जो लेंथ होगी बच्चों इसकी वो होगी l माइनस एक्स नॉट, होगी नहीं, सोचो बच्चों। अब उतना ही कंप्रेस होगा सिस्टम, और यहां रेस्ट में आ जाएंगे दोबारा। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे, x1, और इसका डिस्प्लेसमेंट x2, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहली जो हम अगर फॉर्मूला वाली इक्वेशन बनाएं तो m1x, अब ये भी तो ऐसे सिस्टम है ना, हमने इसको एक्सटर्नल खींचा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, और फिर छोड़ दिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो गया। अब तो अपने इंटरनल फोर्स से भाग रहे हैं,
क्योंकि पास्ट पे डिपेंडिंग, अब आप कहोगे सर इसे खींचा है और आपने इसे छोड़ दिया, तो फोर्स तो लगाया था ना, तो फोर्स के साथ एक प्रॉपर्टी और भी पड़ी है ना, फोर्स पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ही खींच के आपने छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अब ये इंटरनल फोर्स की वजह से भाग रहे एक दूसरे की तरफ। तो देखो m1x1 प्लस m2 माइनस x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहां x1 x2 में इन सब में क्या रिलेशन है बच्चों, तो देखो ध्यान से देखना, ये टोटल लेंथ कितनी हुई, x1 प्लस l माइनस एक्स नोट प्लस x2। ठीक है, इक्वल टू, देखो ये टोटल लेंथ कितनी है ऊपर, l प्लस एक्स नोट है ना। ठीक है, तो l से l कट गया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x0, x0 इधर चला जाएगा, ये दो इक्वेशन बन गई। ऐसी बार बार इक्वेशन बन रही है ये, m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू जीरो, और x1 प्लस x2 इक्वल टू l, या कुछ ऐसा बन रहा था कांस्टेंट। क्या आंसर आता है, आंसर क्या आता है, x1 आएगा बच्चों m2 इंटू 2x0 अपॉन m1 प्लस m2, x2 इक्वल टू m1 2x0 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही कंसेप्ट है, बार बार इसी की प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आते जाएंगे आपको क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, अच्छी बात है, ये एंगल थीटा, ये एक वेज है। वेज मतलब ऐसे एक ब्लॉक है ट्रेपेजियम टाइप, इंक्लाइंड प्लेन कह लो आप फिलहाल इसको, इसका मास m है और इसका मास है m0। सब सरफेस स्मूथ है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, ये हाई टच है। ठीक है बच्चों, तो हम लॉज ऑफ मोशन में कर भी चुके हैं क्वेश्चन। ये नीचे खिसकने की कोशिश करेगा, है ना, तो जब ये नीचे खिसकेगा बच्चों, तो ये वेज कितने एक्सेलेरेशन से पीछे जाएगी ये बताना है। जब ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो वेज कितने एक्सेलेरेशन से पीछे की तरफ जाएगी, हमें ये क्वेश्चन बताना है। तो देखो बच्चों, ओ सॉरी एक्सेलेरेशन नहीं, कितना डिस्प्लेस होगी, जैसे ये बॉटम पे पहुंचा तो वेज कितना डिस्प्लेस होगी ये बताना है। ठीक है, अब देखो ऐसे भाई, जब ये खिसकेगा तो ये ऑब्वियसली पीछे जाती है, एक्सेलेरेशन तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो आज तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, ये ऐसे। ठीक है, तो वेज कितना खिसकी बच्चों, x2, अब ब्लॉक कितना खिसका, x1। ठीक है, ये m0। अब देखो मुझे बताओ बच्चों, अगर ये h है, ये थीटा है, तो ये h कोट थीटा होती है लेंथ, तो ना ट्रिगो आपको आती होगी, h कोट थीटा। ये यहां पहुंचा, अब इस क्वेश्चन में पहले फोर्स के बारे में सोचो। तो जब ये यहां पे रखा हुआ है तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक mg लग रहा है, और भाई बस ये दो फोर्स है ना। वैसे इसका सीडो फोर्स भी है, लेकिन वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, मगर माना जाए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये दो फोर्स हैं, वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो ही फोर्स हैं। तो जब फोर्स नहीं है तो इंटरनल है ना, लेकिन अब सोचो ये वेट जो है बच्चों, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, अर्थ ने लगाया है, तीसरा बॉडी हुई, तो क्या यहां पे भी मतलब यही फॉर्मूला लगेगा जो हमारा m1x1 प्लस m2x2 लगाते जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, वेट जो है ना वर्टिकल में इफेक्ट डालेगा, वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा सिस्टम का। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब इनमें जो एक्स डायरेक्शन में रिलेशन है वो लिखी जा सकती है, m0 ये कितना चला हॉरिजॉन्टल में, x1 प्लस m इंटू माइनस x2 इक्वल टू जीरो, और x1 प्लस x2 कितना होगा बच्चों, ज्योमेट्री को देख के क्या है ये लेंथ, h कोट थीटा, लिखा जा सकता है ना। अब देखो जब आप इसे x1 x2 को सॉल्व करोगे तो x1 कितना आ जाएगा, अभी जो हम लिखते जा रहे हैं, x1 किसका है, ब्लॉक का है ना, तो कैपिटल M इंटू h कोट थीटा अपॉन m0 प्लस कैपिटल M, और x2 सॉल्व करके आएगा m0 h कोट थीटा अपॉन m0 प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। ऐसी और एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं। ये एक ट्रैक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है,
स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन जीरो, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक है, इसका मास m है और इस पर ट्रैक बना हुआ है, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। यहाँ एक स्फीयर रखा हुआ है, ऐसे सिलेंडर भी कह सकते हो, रेडियस r है और इस ट्रैक का रेडियस है बच्चों r, कैपिटल R, ठीक है। तो अगर मैं यहां इस ब्लॉक में ये सिलेंडर को रिलीज कर दूं तो ये नीचे जाएगा, है ना, और अगर ये राइट में जाएगा तो बॉक्स पीछे जाएगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उसी जगह रहने की कोशिश करेगा। अगर ये आगे जा रहा है तो वो पीछे। लॉजिक है भाई, सेंटर ऑफ मास बैलेंस करता है अपने आप को। अब सोचो, अगर मान लो ये ट्रैक पीछे जाए, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है जब ये जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है बच्चों यहां होगा, ये छोटा स्फीयर, तो ये जो ब्लॉक है ये कितना पीछे जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो, तो हमने सोचा, डायग्राम का खेल है बच्चों, हमने सोचा कि डायग्राम अब कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये स्फीयर मान लो ये यहां है, था पहले, अब ये यहां पहुंचेगा, लोएस्ट पॉइंट इसका यहां हो जाएगा। और सोचो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां है इसकी पोजीशन, ये इतना आगे चला गया, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहां पे देख लो, चाहे यहां पे r माइनस स्मॉल r है ना, ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और जितना ये ट्रैक इधर जाएगा, मान लो ये x डिस्टेंस है, तो उतना ही सेंटर भी खिसकेगा ना। ये डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, x, ठीक है। इसका मास m नोट है स्फीयर का, कैपिटल M। तो बताओ मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में m नोट कितना खिसका, ये ना, दैट इज r माइनस x, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। और ब्लॉक कितना खिसका, स्मॉल x, और स्मॉल x, हाँ मतलब x खींचा, और ये इतना इधर की तरफ आया जब लोवेस्ट पॉइंट पे आया, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, ये स्पीड भी पूछी जा सकती है, ऐसे क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी सिखाया आपको। तो बताओ क्या रिलेशन हुआ इसमें डिस्प्लेसमेंट में और इसमें, तो क्या करेंगे बच्चों, सोचो, m नॉट इंटू x1 प्लस m2 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो m नोट कितना किसका है भाई, r माइनस स्मॉल r माइनस x प्लस कैपिटल M कितना, माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो m नोट इंटू r माइनस m नोट x माइनस mx इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहां से x कॉमन ले लो, राइट में चला जाएगा, x आ जाएगा m नोट इंटू r माइनस r अपॉन m नोट प्लस m, ठीक है, ये क्वेश्चन। और इसी में फर्दर पूछ सकता है कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन हुआ। ये आपको मोमेंटम कंजर्व करना है एक्स डायरेक्शन में, और सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये लॉस करेगा ना अपनी पोटेंशियल एनर्जी, r माइनस r डेप्थ नीचे गिर के, वो सारी दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। तो दो इक्वेशन बनती है, फिर सोल्व किया जा सकता है। तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर में। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का, सबसे बढ़िया बात यही बोली आपने सर, है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल से लिंक हो जाते हैं ये, कि आसमान में जाके एक्सप्लोड हो गया पार्टिकल ऐसा। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, एंगल 37 डिग्री पे, ठीक है, और यहां जाके ये दो टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक। ब्लॉक explode in two segments having masses in ratio 1:2, ठीक है। फाइंड द एंड वन ऑफ, एंड ऐसे लिखना है, लाइटर वन, इनमें से जो हल्का मास है, लाइटर वन just come to rest after explosion, ठीक है, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद रेस्ट में आता है, मतलब अगर रेस्ट में आ गया तो नीचे गिर जाएगा। फाइंड लोकेशन ऑफ सेकेंड मास, सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसकी लोकेशन क्या होगी बच्चों, ये बताना है। तो देखो ऐसे सोचो, पहले तो क्वेश्चन ये है कि यार ये कितनी दूर जाएगा, है ना।
अगर ये एक्सप्लोड भी कर जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास मैंने भी एक एग्जांपल से बताया था कि इसी रास्ते को फॉलो करेगा, यहां जाके गिरेगा सेंटर ऑफ मास इसका, है ना। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि रेंज कितनी है पहले पता कर लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो यू हो गया 10 इंटू 10 और इंटू 2 साइन थीटा, साइन 37 इंटू कॉस 37, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, जी 10 कर दिया, 10 से 10 कट गया 20, 10 इंटू 2 साइन 37 3/5 और कॉस 37 4/5। ठीक है बच्चों, ये हो गया 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 × 48 अपॉन 5। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 9.45 8, है ना। 9.8 मीटर आ गया बच्चों, ये अच्छी बात। अब देखो 9.8 मीटर, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास यहां इसका। अब जब ये दो टुकड़ों में टूटता है, मान लो एक है m और एक है 2m, तो जो हल्का मास है वो तो यहीं गिर जाता है, ठीक है, और जो हैवी मास है वो कहीं और गिरता है, मान लो यहां गिरता है। ठीक है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास है। आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट क्या होता है। अब मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं वैसे लॉजिक समझा रहा हूं। ये टुकड़ा यहां है और ये टुकड़ा यहां है, ये ओरिजिन है, तो इनकी पोजीशन में क्या रिलेशन होगा बच्चों, बताओ जरा, बताओ। ये ओरिजिन पे है, जैसे अभी तक हम सेंटर ऑफ मास मान के चल रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा, m1, ये इससे इधर है तो -x1 और प्लस 2m इंटू x2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, xcm, इसे ओरिजिन मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये लॉजिक सिखा रहा हूं जो आज पढ़ाया। एक टुकड़ा आगे डिस्प्लेस हुआ, दूसरा पीछे कितना डिस्प्लेस होगा उसको दिखाना चाह रहा हूं। यही है ना भाई, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, एक्सप्लोड हुआ ये, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स 0 है, वर्टिकल में है फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसी रूल के अकॉर्डिंग होना, m1 x1 प्लस m2 x2, तो एक लेफ्ट गया तो दूसरा राइट। अब m1, m और 2m, तो m तो कट के 0 में चला गया। x1 कितना होगा बच्चों, इस 9.8 का हाफ होगा नहीं, सोचो बच्चों, क्योंकि रेंज पूरी 9.8 है तो उसका आधे पे गिरा है, यहां यही रुक के गिर गया, रेस्ट में आएगा तो यहीं गिरेगा ऑब्वियसली, और वो कितना हो जाएगा +2 x2 इक्वल टू 0। तो x2 इक्वल टू कितना आ गया 9.8/4, है ना। तो इसका मतलब ये लोकेशन अगर पता करनी हो तो यहां से कितना है 9.8/4 और ये 9.8 है, तो x कोऑर्डिनेट पता लग गया। इस जहां वो गिरेगा उसकी पोजीशन इस वाले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है, 9.8 प्लस 9.8/4। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, और ये स्पेशल केस की जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो सिस्टम पे तो उसके पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में क्या रिलेशन है ना। अगली क्लास जो मोस्ट मतलब इसकी टफ क्लास मानी जाती है बच्चों, फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको समझेंगे। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट पे। और आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों 0, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बात पता लगी। और सबसे एक और पॉइंट कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हैं आप, तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। जब एक्सेलरेशन की बात करनी होती तो फोर्स यूज करते हैं, जब वेलोसिटी की बात करनी होती तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जब बात करनी होती है डिस्प्लेसमेंट की तो सेंटर ऑफ मास। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप और भी मतलब बहुत सारे लेक्चर्स चाहते हैं कि आपको प्रॉपर मिल जाए पूरा एक ही जगह, तो उसके लिए हमारा ऐप है फिजिक्स मास्टर। इस ऐप पे जा सकते हैं आप, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, और इसमें आपको डिफरेंट असाइनमेंट इस चैप्टर के, सेंटर ऑफ मास, इन सब के फ्री असाइनमेंट मिलेंगे, और जितने भी एग्जाम है आपके KVPY, ओलंपियाड, इन सब के कोर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, और JEE मेन KVPY का हमने कोर्स लॉन्च भी कर रखा है, आप उसे भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।